आप समझ रहे हैं कि पहले बीपीएससी टॉप किया, फिर जाके यूपीएससी में इतना बढ़िया सा रैंक हासिल किया। एक्चुअली बीपीएससी का रिजल्ट जनवरी में आया और 3 महीने बाद यूपीएससी का। प्रियंकी, मुझे ये बताइए आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा कंप्यूटर, उनका रिपेयरिंग शॉप है। ये सही बोलना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम मैंने एस्पिरेंट से पूछा है कि क्या आप इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया ऐप्स, तो वो कहते हैं कि नहीं है। आप क्या कहना चाहिएगा? जो लोग बिहार को इतना कम आंकते हैं या फिर बिहार के लोगों को इतना कम आंकते हैं, उनको आपका क्या मतलब मैसेज होगा? नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारे साथ जिस बिहार की बेटी को आप देख रहे हैं, इन्होंने यूपीएससी में बाजी मार ली। आपको बता दें कि इनका रैंक 261 आया हुआ है। इससे ज़्यादा बड़ी बात ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने बीपीएससी में टॉप किया था पूरे बिहार में। आप समझ रहे हैं कि पहले बीपीएससी टॉप किया, फिर जाके यूपीएससी में इतना बढ़िया सा रैंक हासिल किया। प्रियंकी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद आपका। कैसा महसूस हो रहा है? सभी पूछ रहे होंगे, मैं भी पूछ ही लेती हूँ, कैसा फील हो रहा है अभी? खुशी हो रही है क्योंकि काफ़ी सालों की मेहनत थी। एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है कि फाइनली लिस्ट में नाम है, तो खुशी से ज़्यादा वो एक कंटेनमेंट जो होती है वो महसूस हो रहा है। 23 साल की हैं आप मात्र, और इस उम्र में लड़कियों को ये नहीं पता होता या फिर लड़कों को ये नहीं पता होता कि उनको लाइफ में क्या अचीव करना है, क्योंकि वो प्रिपेयर करते रहते हैं खुद को कि आखिर अपना गोल क्या सेट करें। इस उम्र में आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। मतलब क्या लगता है कि बहुत सडन मिल गया या फिर कैसे ये सब कुछ अचीव हो गया? एक्चुअली हमारी जनरेशन को पता होता है उनको क्या चाहिए, लेकिन एक जो सेल्फ डिस्कवरी है ना कहीं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हाँ। तो वो बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपको 26 की एज में समझ में आ रहा है आपको क्या चाहिए, 30 में आ रहा है कि क्या चाहिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपको नहीं लगे कि यही आपका रास्ता है, तब तक खुद को ढूंढते रहिए। तो लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ अचीव हो जाता है तो मतलब बच्चे भटक जाते हैं। जब बीपीएससी का रिजल्ट आपका हुआ, आप टॉप 1 में, मतलब पहला रैंक था आपका, और कहीं डाइवर्जन नहीं समझ आया कि मतलब अब तो हो गया, अब तो सेटलमेंट हो गया, अब क्या ही तैयारी करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा रैंक बीपीएससी में तो आप कुछ ला नहीं सकती हैं। तो ऐसा कुछ हुआ कभी? ऐसा फील हुआ कि अब डाइवर्ट हो रही हूँ थोड़ी बहुत? एक्चुअली बीपीएससी का रिज़ल्ट जनवरी में आया और 3 महीने बाद यूपीएससी का। तो जब मैंने बीपीएससी और यूपीएससी दिया तो 2-3 महीने के बीच दोनों एग्ज़ाम्स था। तो वो 1 साल का जो फोकस था वो कंसिस्टेंटली तो मेरा रहा था। तो ऐसा नहीं हुआ कि बीपीएससी हो गया तो, क्योंकि एग्ज़ाम मैंने दे दिया था तो उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। मतलब आज के टाइम में एक नॉर्मल सी लड़की से आप एक एग्जाम्पल बन चुकी हैं। आपको जो भी आपको देख रहे होंगे, मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे आपके फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं, आपके वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। लड़कियाँ आपसे सीख रही होंगी कि भाई जब ये लड़की कर सकती है हमारे आसपास की, तो मैं भी कर सकती हूँ। क्या लगता है, अब आप एग्जाम्पल बन चुकी हैं कि स्टूडेंट से एग्जाम्पल तक का सफ़र कैसा लगता है? जैसे कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है, जब मैं एक एस्पिरेंट थी तो मैं भी लोगों को देखा करती थी, मेरे लिए भी लोग एग्जाम्पल्स थे। तो मैं यही कहूँगी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता उनमें जो क्लियर करते हैं। हम भी कभी आपकी जैसे थी, हमने भी मेहनत किया, हमें भी अनसर्टनिटी वाली फीलिंग आती थी, लेकिन एक होता है मेहनत और दूसरा गॉड ग्रेस। कहीं ना कहीं वो भी लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो मे बी अगर आप मेहनत करते हैं, द मोर यू वर्क हार्ड द लकियर यू गेट। तो अगर आप मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं एक बार तो गॉड ग्रेस आप पे आएगा और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। प्रियंकी, देश के कोने कोने में बैठ के बहुत सारे बच्चे जो हैं, एस्पिरेंट जो हैं, वो तैयारी करते हैं और सबके मन में एक मतलब ये रहता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी बहुत गौर से देखा है। मैं अभी बात करी थी टीना डाबी के बारे में, फिर मैंने ईरा सिंगल को देखा है या फिर उनके इंटरव्यूज़ को देखा है। तो वो ये कहते हैं कि लोगों को ये तो पता होता है कि क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब एलिमिनेशन फैक्टर काफ़ी मायने रखता है इसमें। क्या कुछ कहना चाहिए इस बारे में? हाँ बिल्कुल। जैसे कि जनरली क्या होता है, जब आप यूपीएससी की बात करते हो ना, आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटोज़ मिलेंगे, किताबों के ढेर के बीच लोग बैठे हैं, फैला के बैठे, ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ होता है 12 घंटे कैसे पढ़े, इतनी किताबें। वो नहीं करनी है। यूपीएससी में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, गिन के 10-15, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। आपको सेम बुक बहुत बार रिवाइज़ करनी होती है और उससे जो कंटेंट आता है वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होता है। तो सेलेक्टिव होना वो बहुत ज़रूरी होता है यूपीएससी। पहले बीपीएससी, अब यूपीएससी, आगे भी कुछ है कि आगे और भी तैयारी करनी है या फिर अच्छा रैंक हासिल करना है या फिर सेटिस्फाइड है? अभी तो खैर जैसे मैंने बोला रिज़ल्ट आया है, तो वो जो इतनी मेहनत है उसके बाद ये रिज़ल्ट आया है, तो मैं उस फेज़ को एंजॉय करना चाहती हूँ। अभी मेरे पास वक्त है 1-2 महीने, फिर मैं सोचूंगी, मुझे लगा कि
और इम्प्रूव कर सकते हैं या दोबारा देना चाहिए तो मैं दूंगी। अभी अभी आपके पापा से बातचीत हो रही थी और मैं पूछ रही थी यही कि मतलब जब लड़कियां तैयारी करती हैं, स्पेशली लड़कियों के बारे में मैं बता रही हूँ, तो उनको बहुत सारे ताने मिलते हैं। फैमिली नहीं करती तो सोसाइटी कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाती है कि भाई अब उम्र हो गई है शादी की, शादी पे फोकस करना चाहिए, लड़का अच्छा ढूंढना चाहिए। कभी ऐसा कुछ हुआ जब ऐसा महसूस हुआ कि आसपास के लोग ताने दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कह रहे हैं या लेग पुलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा पर्सनली तो मैंने कभी फेस नहीं किया। और जहाँ तक मुझे पता है सोसाइटी काफ़ी बदल रही है, लोग अब लड़कियों की एजुकेशन को लेके काफ़ी अवेयर हो रहे हैं। इनफैक्ट जो पेरेंट्स भी होते हैं वो पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं शादी को लेके, तो टू सम एक्सटेंट। लेकिन कुछ कुछ लोकेलिटीज़ हो सकती हैं जो बहुत अभी भी अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड की लड़कियां, उनको ये प्रॉब्लम डेफिनेटली फेस तो करनी पड़ती है। आमतौर पे कोई भी सोचता है कि मुझे आगे चल के यूपीएससी क्लियर करना है या फिर सिविल सर्विस में जाना है, तो वो पहले ढूंढता है कि बेस्ट कोचिंग इन इंडिया या फिर बेस्ट कोचिंग अपने लोकेलिटी में। आपने ऐसा क्या कर लिया कि आपको घर बैठे आपने तैयारी कर लिया? लोग कहते हैं लक के बारे में बात करते हैं, जब आप घर पे बैठ के पढ़ाई करती हैं आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा होता, आपके ऊपर कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आपको बता रहा होता है कि नहीं इस पोर्शन को पढ़ना है, इस पोर्शन को नहीं पढ़ना है। कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया आपने कि कुछ नहीं है फिर भी मैं खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई करूँगी? क्योंकि वो जो प्रोसेस था प्रिपरेशन का वो 1-2 साल की बात नहीं थी। वो मैंने 11-12 से ही वो प्रोसेस शुरू कर दिया, तो काफ़ी ट्रायल एंड एरर हुआ था। मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की, वो वर्क नहीं किया, फिर मैंने उसको रिवाइज़ किया, मैंने चीज़ों को इम्प्रूव किया। तो वो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था जहाँ पे बहुत बार मैं डिमोटिवेट भी हुई, बहुत बार मेरी स्ट्रैटेजी काम भी, जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो वहाँ पे एक सेटबैक था मेरे लिए कि अब चेंज करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को। तो मैं खुद ही रिवाइज़ करती थी, खुद ही इम्प्रूव करती थी। लंबा प्रोसेस था लेकिन ग्रेजुअली वो हो गया। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, हम सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं, अभी जो ये वीडियो है वो भी यूट्यूब पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, इंस्टा पे जाएगा, क्या आप इस्तेमाल करती हैं ये सारे एप्लीकेशंस? जी नहीं, मैं प्रिपरेशन के दौरान इन सब चीज़ों ये सही बोलना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम मैंने एस्पिरेंट से पूछा है कि क्या आप इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया ऐप्स, तो वो कहते हैं कि नहीं। आप क्या कहना चाहिएगा? एक तो मैं बहुत रिजर्व्ड इंसान हूँ, मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूँ। तो वो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होता है मेरे लिए उसका यूटिलिटी नहीं है। और प्रिपरेशन के दौरान आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप उसको यूज़ करो। तो मैं तो प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी। प्रियंकी, मुझे ये बताइए आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा कंप्यूटर, उनका रिपेयरिंग शॉप है। अभी उनको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत प्राउड होंगे, लेकिन क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो आपसे? यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है मुझ पे तो मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ। और एक जो परिवार के साथ जुड़ के रहने वाली चीज़ होती है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप ऊपर जाते हो तो आप अपनी जड़ों से दूर जाते हो, तो वो यही उम्मीद करेंगे कि मैं ग्राउंडेड रहूँ, मैं हमेशा अपने परिवार से जुड़ी रहूँ। अभी तक आप स्टूडेंट थी, बीपीएससी में रिजल्ट आया, लेकिन अभी आप किसी पोस्ट पे नहीं है। जब आपके हाथ में पैसा होगा, आपकी सैलरी आएगी, क्या कुछ करना चाहिएगा अपने पिताजी के लिए या फिर माँ के लिए? डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें, उनके अपने शौक हैं, उन्होंने कोई बहुत ऐसी फैंटेसी जो होगी दिमाग में कि मुझे ये गिफ्ट करना है पापा को? एक गिफ्ट इन द सेंस सबके लिए कुछ ना कुछ, जब पहली सैलरी आती है आपको सबके लिए कुछ ना कुछ मन होता है ना। उनके तरफ से कुछ ऐसा स्पेसिफिक डिमांड है ना मैंने अभी तक सोचा, लेकिन हाँ उनको जो भी चाहिए मैं पूरी कोशिश करूँगी उनको दिलवाने की। अभी इस वक्त आपको बहुत सारे एस्पिरेंट देख रहे होंगे, बहुत उम्मीद से देख रहे होंगे। किसी भी ऐसे सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी जब सामने आती है, यूट्यूब पे आती है, लोग बड़े एकदम ना चिपक के देखते हैं स्क्रीन से कि कुछ ऐसा उनकी तरफ से टिप्स मिल जाए जिससे मेरा जो एक करियर है या फिर मेरा जो एक मैं संघर्ष कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो आसान हो जाए। उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? उनको मैं यही कहूँगी कि देखो ज़िंदगी जो होती है बहुत बड़ी होती है, तो खुद को लेके सेल्फ अवेयर रहो, क्योंकि एक ही लाइफ है और दूसरों को देख के फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अगर आप खुश नहीं हो, अल्टीमेटली वो जो एक इनर सेटिस्फैक्शन है वो नहीं आ रहा है, तो जब आप लाइफ के अंतिम पड़ाव पे होगे ना तो बहुत सारे रिग्रेट्स होंगे। तो ये इंश्योर करो कि जब आप लाइफ के लास्ट फेज पे हो, जब आप बूढ़े हो जाओ, तो रिग्रेट ना करो, बस लाइफ को ऐसे जियो। अच्छा, अभी जो मैं सोशल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करी थी तो भटकाव बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। आपके जैसे बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर उनके हाथ में आता है या फिर वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनका मतलब उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? कैसे वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखें एग्ज़ाम के लिए या फिर अपने लाइफ के लिए या फिर अपने गोल्स के लिए? ये तो जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ होती है वो लोगों के साथ बहुत कॉमन हो गई है। और
ये ऐसी चीज़ है जो बहुत इंट्रिंसिक है। आपको मैं अभी कुछ बोल दूंगी या कोई दूसरा मोटिवेट कर देगा, थोड़ी देर के लिए हो सकता है फोकस्ड रहो, लेकिन वो जो डिसिप्लिन होता है खुद को लेके, एक जो लॉन्ग टर्म चीज़ों को डिले करना, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को दूर रखना, वो बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो, जो ग्रेटिफिकेशन है, प्लेजर है, उसके पीछे भागना बंद करो। क्या सब्जेक्ट था आपका आपके इस पूरे प्रिपरेशन में? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी देखा है आपके कुछ इंटरव्यूज़ को। और जब बिहार के बारे में, क्योंकि हम लोग ऑल ओवर इंडिया में हम लोग ट्रैवल करते हैं या फिर बातचीत होती है, बहुत सारे लोगों का फीडबैक लेती हूँ एज अ बिहारी, वो क्या सोचते हैं। आपने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा होगा कि लोग क्या फीडबैक देते हैं अगर कोई सुनता है कि ये बिहार से हैं। तो बड़ा एक कॉमन सा चीज़ है कि अरे बिहारी है तो उसको अंग्रेज़ी बोलने नहीं आएगा, उसका MTI जो है वो अफेक्ट करेगा, उसका जो एक प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत गड़बड़ होगा। जो लोग बिहार को इतना कम आंकते हैं या फिर बिहार के लोगों को इतना कम आंकते हैं, उनको आपका क्या मतलब मैसेज होगा, या आपकी तरफ से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ये तो जो इंग्लिश वाली बात हो गई, मैं कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का मीडियम होता है। तो अगर कोई अपनी मदर टंग में कंफर्टेबल है, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो उसमें अशेम्ड होने वाली कोई भी बात नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी मुझे बुरा लगता है कि मैं हिंदी कोई शब्द नहीं जान पाती हूँ तो मुझे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो उसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, और अगर हमें इंग्लिश नहीं आती, उनको भी हिंदी नहीं आती, तो अभी तो प्रधानमंत्री या हमारे नेशनल लेवल पे हम देख रहे हैं कि हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर लैंग्वेज। मैं खुद ही हिंदी सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल नहीं करने पड़े। चलिए, मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। जो एस्पिरेंट इनको देख रहे हैं उनको एक गाइडलाइन मिलेगा कि कैसे वो आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। बाकी खूब सारा, ढेर सारा प्यार दीजिए बिहार की इस बेटी को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।